अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? चलो आओ कंटिन्यू करें। सो P5 में क्वेश्चन वन के ऊपर जो हमने अभी तक डिस्कशन की थी वो ये थी कि क्वेश्चन वन के अंदर ये मेन पार्ट्स होते हैं: डिफाइनिंग द प्रॉब्लम विच वी हैव डन, मेथड्स ऑफ एनालिसिस विच वी हैव डन, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन पे आज हम फोकस करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ एडिशनल डिटेल भी कोशिश करेंगे कवर कर लें। ठीक है, तो एडिशनल डिटेल्स बहुत सारी जो है वो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन के साथ ही लिंक्ड होती हैं, बिकॉज व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द मेथड ऑन हाउ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट देयर इज अ लॉट ऑफ एडिशनल डिटेल दैट यू कैन ऐड। वो प्रिकॉशंस हो सकती हैं, वो सोर्सेज ऑफ एरर्स और अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आप किसी एक्स्ट्रा वैल्यू को किस तरह कैलकुलेट करें, किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में फर्दर डिटेल दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में आपने क्या कहा था? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, कंट्रोल वेरिएबल्स कौन से हैं, ये आपने आइडेंटिफाई किया था। मैं एनालिसिस ऑफ डेटा में आपने देखा था कि आपको जो भी इक्वेशन दी हुई होगी क्वेश्चन वन के अंदर, उसका आपने स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, जाके वो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके आप उसका ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने ये बताना होता था कि ये रिलेशनशिप वैलिड कब होगा, और इस रिलेशनशिप का जो ग्रेडियंट, ग्राफ का जो ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट आ रहा है, उससे किसी अननोन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे डिटरमिन की जा सकती है। तो ये सारी बातें जो है वो हमने कर ली थी। अब हम आ जाएंगे मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन पे। ठीक है, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन में आप बेसिकली इसको तीन हिस्सों में जो है वो ब्रेक डाउन कर लो, टू मेक इट वेरी सिंपल। मैंने हाईलाइट की हुई है बात। आपने अब प्रोसीजर बताना है, इसके अंदर आपका डायग्राम भी इंक्लूडेड है। डायग्राम जो है वो, डायग्राम में बहुत सारी बातें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं जो आपको लिखनी नहीं पड़ती हैं, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो इसमें आपका डायग्राम इंक्लूडेड है, और पूरे अरेंजमेंट जो उसमें आपने की हुई है वो सेंसेबल होती है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपने बताना है कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको आपने चेंज करना होता है, उसको आप कैसे चेंज करोगे। कैसे, किसी चीज़ की हाइट चेंज करनी तो कैसे चेंज करोगे, किसी चीज़ की स्पीड चेंज करनी तो कैसे चेंज करोगे। सही है, सो हाउ विल यू चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब उसके अंदर फर्दर डिटेल क्या आ जाती है, अभी उसको डिस्कस करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करोगे तो उसके अगेंस्ट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी चेंज होगा, तो उसको कैसे मेजर करोगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे चेंज करोगे और कैसे मेजर करोगे, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके अगेंस्ट जो चेंज होगा उसको कैसे मेजर करोगे, और फिर पूरी कंट्रोल वेरिएबल्स को कैसे कंट्रोल करोगे, और सारी बात एंड में डायग्राम की फॉर्म में। डायग्राम आपने बनाना वैसे बिगिनिंग में होता है, लेकिन वो आप मर्जी है जिस टाइम भी बनाओ, बट उसके अंदर शुरू में जगह दी हुई होती है, और डायग्राम में सारी अरेंजमेंट जो है वो रियलिस्टिक और सेंसिबल होनी चाहिए। सो लेट्स गो थ्रू ईच ऑफ दीज पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखो, जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वेरी करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। इसमें है आपके पास कि जो आप चेंज कर रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, उसका चेंज इतना ज्यादा होना चाहिए, मतलब उसकी जो, अगर लेट्स से आप 6 डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हो, तो 6 डिफरेंट वैल्यूज शुड बी सो फार अपार्ट कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज है वो भी लार्ज इनफ हो। आपकी अच्छी रेंज ऑफ वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, लेट सपोज मैं करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाना चाहता हूँ, करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाना चाहता हूँ, लेकिन जो करंट की वैल्यूज हैं वो ये ले रहा हूँ, 0.1, 0.12, 0.13, बहुत छोटे चेंजेस आ रहे हैं करंट में। इसका मतलब मैं जो वोल्टेज चेंज कर रहा हूँ जिसकी वजह से करंट चेंज हो रहा है, अब मैं वोल्टेज को रख रहा हूँ 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, उसकी वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं करंट में। अब ये करंट में चेंजेस बहुत स्मॉल आ रहे हैं, दीज चेंजेस आर टू स्मॉल, सिर्फ 0.01 का चेंज आ रहा है, मेरी बहुत अच्छी रेंज ऑफ वैल्यूज नहीं आ रही। तो मुझे जो है, जो चेंज रखना है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो लार्ज इनफ होना चाहिए। सो समटाइम्स आप सेंसिबल वैल्यूज दे भी सकते हो अपने आंसर के पार्ट में। अब ये जो पहले दो पॉइंट्स है ना, दी दे बेसिकली मेक अप द मार्क्स इन योर एडिशनल डिटेल। ऑल्दो आप ये प्रोसीजर में एक्सप्लेन करोगे, लेकिन ये एडिशनल डिटेल के अंदर आपकी बात जो है वो मान ली जाएगी, कि इस बच्चे ने ना सिर्फ ये बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे वेरी करना है, बट ही इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट कि इसके अंदर अच्छी रेंज ऑफ वैल्यूज कैसे आ सकती हैं। नाउ, जब आप P3 करते थे, हाउ मेनी पेपर, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली गेव द P3 एग्जाम, या आप लोग सारे एग्जाम्प्टेड थे ड्यू टू कोविड?
तो P3 के अंदर जो क्वेश्चन 1 होता है उसमें भी आपको जो रेंज ऑफ वैल्यूज चूज करनी होती है वो सही वैल्यूज चूज करनी होती है। जो आप टेबल बनाते हो जिसके अंदर आप 6 रीडिंग्स लेते हो, 6 रीडिंग्स लेनी होती है ना, 6 रीडिंग्स के अंदर आपको एक अच्छा रेंज ऑफ वैल्यूज यूज करनी होती है। जो आपको इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड होता है, जो आपको चीजें प्रोवाइडेड होती हैं, उसके अंदर अच्छा स्प्रेड आना चाहिए रीडिंग का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी रीडिंग्स जो है वो इतनी करीब करीब हो कि आपका ग्राफ जो है वो बेसिकली इतना लेस स्टीप बन रहा है, या आपका ग्राफ जो है इतना ज्यादा स्टीप बन रहा है कि उसमें वाई एक्सेस या एक्स एक्सेस पूरा यूज ही नहीं हो रहा। सो रीडिंग्स शुड बी फार अपार्ट, सेंसिबल रीडिंग्स होनी चाहिए, उनकी वैल्यूज सेंसिबल होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको चेंज कैसे करना है, उसके बाद बताने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर कैसे करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कैसे करना है ये बात डिस्कस हो गई। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर कैसे करना है अब ये बात करेंगे। आपने जाहिर सी बात है जब मेजर करना है किसी चीज को तो आपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में सोचना है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ज्यादातर बहुत सिंपल होंगे, बट कभी कभार कोई अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हॉल प्रोब की मैं एग्जांपल दे रहा था ना, इट्स नॉट लाइक कि कोई बहुत ही अनोखी चीज है, बट हाँ मैनी पीपल, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सीआरओ यूज करना पड़ सकता है। सो थिंग्स लाइक दोस जो कि हो सकता है आपके जहन में फौरन से ना आए, तो यू हैव टू जस्ट स्टॉप एंड थिंक डीपली अबाउट इट। तो इंस्ट्रूमेंट क्या कैसे यूज करना है और इसके अंदर आपको हेल्प क्या करेगा। आप जब रिकॉल करने की कोशिश करोगे कि यार इस चीज को मैंने मेजर करना है तो मैं कैसे यूज करूंगा, तो आप सोचो कि आपने अगर टेक्स्ट बुक से चैप्टर पढ़ा है, टेक्स्ट बुक्स के बीच में, चैप्टर के बीच में ही अक्सर एक्सपेरिमेंट के बॉक्सेस बने हुए होते हैं। जैसे अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का तुम चैप्टर पढ़ रहे हो, थर्मल प्रॉपर्टीज, तो उसके अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक्सपेरिमेंट अलग से दिया हुआ होगा। जैसे काइनेमेटिक्स तुमने पढ़ा एएस में बुक्स के अंदर, तो फ्री फॉल का जो एक्सपेरिमेंट है उसका अलग से पूरा बॉक्स बना हुआ होगा। सो आई वुड रियली सजेस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक्स। दो टेक्स्ट बुक्स जो बहुत पॉपुलर हैं, डेविड सेंग वाली और माइक क्रंडल वाली, उनका मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। उन टेक्स्ट बुक्स के अंदर से तुम जाके जितने भी चैप्टर्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं सिर्फ वो रीड कर लो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूरे याद कर लो, बट जस्ट इफ यू जस्ट स्विफ्टली गो थ्रू देम यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया अबाउट हाउ टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। जनरली आपको बहुत अच्छा जो है वो सेंस आ जाएगी कि इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज होते हैं, क्या प्रिकॉशंस ली जाती हैं। तो बुक्स टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारी एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। एक बुक में तकरीबन 30-40 एक्सपेरिमेंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, मे बी उससे भी ज्यादा। ठीक है। तो दो बुक्स हैं, डेविड सैंग की बुक है ए लेवल की, इसका नया वाला वर्जन भी है, पुराना वाला वर्जन भी है, और एक माइक क्रंडल वाली बुक है। ये दोनों बुक्स में अच्छे खासे एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, एक्सपेरिमेंट का बॉक्स बना हुआ होता है और पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन हुआ हुआ होता है। ठीक है। फिर लेकिन बहुत सारे पॉसिबल क्वेश्चंस जो होते हैं जो आप P4 के अंदर कर रहे हो अभी, A2 में और AS में आपने P2 के क्वेश्चंस किए बहुत सारे। ये P1 के जो थ्योरी के पेपर्स हैं उसके अंदर पॉसिबल क्वेश्चंस के अंदर जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मेंशन हुए होते हैं, किस तरह एपरेटस सेटअप हुआ हुआ है। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किस तरह जो है वो सारा एपरेटस मेजर हुआ हुआ है। आपने कितने सारे क्वेश्चन किए होंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के, कितने सारे क्वेश्चन आपने स्टेशनरी वेव्स के किए होंगे, उसके अंदर सारा एपरेटस हमेशा सेटअप हुआ हुआ दिखाते हैं वो, इफ यू पे अटेंशन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो ये भी सोचो कि उसकी प्रिसीजन क्या रिक्वायर्ड है, मतलब उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है। फॉर एग्जांपल लेंथ मेजर करते हुए आपको माइक्रोमीटर यूज करना है या वर्नियर कैलिपर यूज करना है या मेजरिंग टेप यूज करनी है, इस तरह की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं और बात करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे मेजर होगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कैसे करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर कैसे करना है, ये हो गया। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे मैं कर दूं, चलो पहले आप पूरी बात कर लें फिर इस पे आता हूँ। अब ये जो तीसरा पॉइंट है हमारा कि डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे मेजर करना है, तो भाई जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वेरी करोगे तो साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल ही वो मेन चीज है जो आपको उसके अगेंस्ट मेजर करनी है, ताकि आप दोनों की एक दूसरे के अगेंस्ट वैल्यूज ले सको। अगेन थिंक केयरफुली अबाउट द इंस्ट्रूमेंट। वही बात मैंने रिपीट की है और वही बात, ये तीनों पॉइंट्स मैंने वही लिखे हैं बिकॉज यू जस्ट हैव टू पिक एन इंस्ट्रूमेंट। सो दीज 3 पॉइंट्स एंड दीज 3 पॉइंट्स आर आइडेंटिकल, कॉपी पेस्ट है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं किस बारे में, कि जो बाकी के वेरिएबल्स हैं आपकी इक्वेशन में, जिसमें कुछ वेरिएबल्स आपने बताए हुए होते हैं, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम है कि ये वेरिएबल्स मुझे कंट्रोल करने हैं। तो जिस वेरिएबल का आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि भाई इस वेरिएबल को कंट्रोल करना है, तो आप उसको बताओगे कि यार यही वाला मास लेट सपोज बार बार यूज करना है, या इनिशियल टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, या जहां से आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हो वो हाइट हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। इस बात को आपने मेंशन करना है। इट्स नॉट लाइक कि आप कोई अलग से पूरा प्रोसीजर बता रहे हो कि इसको मुझे कैसे कांस्टेंट रखना है। फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग अ स्प्रिंग एंड परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट विद इट, तो आप बताओगे कि एक ही स्प्रिंग कांस्टेंट रखना है, तो वही सेम स्प्रिंग आप बार बार यूज करोगे।
राइट। स्प्रिंग की जो इनिशियल लेंथ है, अनस्ट्रेच लेंथ, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, इस तरह की बात है। सो जो क्वांटिटी आपने सजेस्ट की हुई है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, बस वो बता देना कि कैसे कंट्रोल की जाएगी, ठीक है। ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। ओके, देन आप ये सोचें कि आपका जो पूरा, अब आपके जहन में पिक्चर आ जाएगी। लेट्स सपोज आप जॉट डाउन करते जा रहे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे मेजर करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे मेजर करना है। इसमें आप सोचोगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में और स्टेप्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर भी आप यही दो चीज़ों के बारे में सोचोगे। उसके बाद कंट्रोल वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल को कैसे कंट्रोल करना है ये आपने बता दिया। नाउ यू हैव अ क्लियर, यू बेसिकली आपके जहन में एक आइडिया बनता जा रहा है, अच्छा मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत है। अब आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो गया, मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। तो अब ऑल्दो डायग्राम की स्पेस दी भी शुरू में होती है, लेकिन बनाओ एंड पे। अब डायग्राम के अंदर सारी चीज़ों को कंबाइन करो, ठीक है, ड्रॉ करो, लेबल करो, और देखो कि मेरी डायग्राम अनरियलिस्टिक तो नहीं है। रियलिस्टिक होनी चाहिए, सेंसिबल होनी चाहिए, मेरी डायग्राम अनरियलिस्टिक तो नहीं है, इस बारे में लाजमी सोचना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है, आपकी कोई चीज हवा में फ्लोट तो नहीं कर रही, बेंच पे रखी हुई है कोई चीज या नहीं। रूलर आपने ऐसे ही बना दिया। लेट सपोज आप किसी चीज की हाइट मेजर कर रहे हो, आप बॉल ड्रॉप कर रहे हो टेबल पे, और बॉल की रिबाउंड हाइट मेजर कर रहे हो, और आपने यहाँ पे रूलर बना दिया। ये रूलर यहाँ पे किसी ने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये रूलर कैसे खड़ा हुआ है सीधा। आप रूलर को बैलेंस तो नहीं कर सकते ना कि वो वर्टिकली खुद खड़ा हो जाए। तो रूलर को आपको क्लैंप और स्टैंड के साथ जो है वो सस्पेंड करना पड़ेगा। इसी तरह आपने एक बीकर बनाया, बीकर के अंदर कुछ वाटर है, वाटर के अंदर आपने थर्मोमीटर सस्पेंड कर दिया। अब ये थर्मोमीटर पानी में सस्पेंड हुआ है, किसने रखा हुआ है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है वो क्लैंप के स्टैंड के साथ जो है वो सस्पेंड हुआ होना चाहिए। तो इस तरह की रियलिस्टिक बात है। हर चीज के बारे में सोच लो कि भाई ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें कुछ ऐसी तो नहीं इधर गिर जाएगी उधर गिर जाएगी, सही है। तो ऐसा ना लगे कि कोई चीज जो है वो हवा में फ्लोट कर रही है, कोई चीज ऐसी जो कि रियलिस्टिक ही नहीं है। इस बारे में आपने सोचना है, एवरीथिंग शुड लुक सेंसिबल। अच्छा, व्हेन यू आर लेट सपोज डिस्क्राइबिंग एन इंस्ट्रूमेंट और मेंशनिंग एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच यू डू नॉट नो व्हाट इट लुक्स लाइक, सही है, आपको पता है इंस्ट्रूमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हॉल प्रोब की बात कर लेता हूँ। अब हॉल प्रोब तुम्हें देखने में नहीं पता कैसा लगता है, तो कोई मसले की बात नहीं, जस्ट ड्रॉ दिस रेक्टेंगल। और आपको पता है कि हॉल प्रोब को आपको वोल्ट मीटर से कनेक्ट करना होता है फॉर एग्जांपल। तो वो हॉल प्रोब जो है वो आपको वोल्ट मीटर से कनेक्टेड हो गया। लेकिन हॉल प्रोब को अब आपने ये नहीं कि उसकी कोई परफेक्ट शेप बनानी है, आप इसको ऐसे बना के बस यहाँ पे हॉल प्रोब लिख दो, जस्ट ड्रॉ अ रेक्टेंगल एंड से इट्स हॉल प्रोब। इफ यू डू नॉट नो व्हाट इट लुक्स लाइक, मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा, बट इफ यू डू नॉट नो व्हाट इट लुक्स लाइक, तो आप उसकी शेप बनाओ, एक ऐसी रैंडम रेक्टेंगल बना दो और उसको लेबल कर दो। सीआरओ आपको देखने में नहीं पता कैसा होता है। अब सीआरओ वैसे देखने में यूं होता है, उसके अंदर एक ग्रिड होती है, यहाँ पे वाई वाई गेन और टाइम बेस की सेटिंग होती है, बट नहीं पता तो कोई मसला नहीं, ऐसे करके बनाओ डब्बा और बोलो ये मेरा ऑसिलोस्कोप है, सीआरओ है। जीएम ट्यूब होती है, जीएम ट्यूब से आप क्या मेजर करते हो, रेडियो एक्टिविटी जो है उसका काउंट रेट मेजर करते हो, कोई मसला नहीं है। रेडियो इसको आपने जीएम ट्यूब को रेट मीटर से मेजर करना है, आप बोल दो यार ये मेरी जीएम ट्यूब है और ये मेरा रेट मीटर है, कोई मसले की बात नहीं है। आपको कोई इसकी एक्चुअल शेप बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेबल करो हर चीज को, कोशिश करो एक एक चीज आप लेबल कर दो। वैसे तो 2 से 3 मिनिमम लेबल रिक्वायर्ड होते हैं, बट जस्ट लेबल एवरीथिंग, स्पेशली द की इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट्स के लिए यूज हो रहे हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, ठीक है। हर चीज को मेंशन करो अपने जो जो चीज आपने अपने क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइब करते हुए लिखी उसको कोशिश करो वो डायग्राम में नजर भी आए, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि लेट सपोज आप एक बॉल ड्रॉप कर रहे हो, अब जिस पॉइंट से आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हो उस पॉइंट को आप बोल दो पॉइंट एक्स से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। और जहां पे बॉल जाके टेबल को हिट कर रही है उसे पॉइंट जेड कह देते हैं, और जहां पे बॉल वापस जाके रिबाउंड कर रही है वहां पे हम उसको कह देते हैं पॉइंट वाई। सो यू कैन लेबल द पॉइंट्स एक्स वाई जेड ए बी सी इन योर डायग्राम एंड रेफर टू देम इन योर आंसर, ठीक है। क्योंकि आपको पोजीशन बतानी है किसी चीज की या कुछ भी बताना है, तो आपको पॉइंट्स को लेबल करने में, पॉइंट्स को नाम देने में इट बिकम्स हेल्पफुल। ये सिंपल थोड़ी बहुत टिप्स हैं, इनको जहन में रखना, एंड यू कैन गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन एवरी टाइम यू आर डूइंग द क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हम कुछ पास पेपर की एग्जांपल्स देखेंगे और उसके अंदर यही काम करेंगे। 4-5 चीजें हमने करनी। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपने बता दिया उसको कैसे वेरी करना है, उसी को मेजर कैसे करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, और उस इंस्ट्रूमेंट की अगर आप डिटेल में चले जाओ। अब मैं जरा आ जाता हूँ, एक सेकंड रुको, एडिशनल डिटेल्स के ऊपर आ जाता हूँ। एडिशनल डिटेल्स क्या है, एडिशनल डिटेल में आप ये 4 बातें कर सकते हो, 1 2 3 4 5। क्या,
एक बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ऊपर मैंने बताया कि जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो चेंज होता है वो लार्ज चेंज होना चाहिए ताकि अच्छा रेंज ऑफ रीडिंग्स आए। ये बात हमने ऑलरेडी कर ली। दूसरी बात, क्या कोई रिस्क है, कोई डेंजर्स है, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन? अब सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो किस किस्म की हो सकती है? फॉर एग्जांपल अगर आप कोई अभी पहला जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके अंदर आप एक मेटल का मास एक इलास्टिक कॉर्ड से अटैच कर रहे हो, एक बंजी जंपिंग वाला मॉडल जो हमने क्वेश्चन देखा था। अब उसके अंदर वो जो मास है वो मास जो है वो मेटल का, ब्रास का बना हुआ होता है। मास जो है वो गिर के आपके पाँव पे गिर सकता है, किसी को गिर के कहीं पे लग सकता है, इलास्टिक कॉर्ड स्नैप हो जाए तो। सो व्हाट शुड यू डू? वो अक्सर जहां पर कोई किसी चीज के गिरने का खदशा होता है, ठीक है, किसी एक्सपेरिमेंट में आप कुछ बाउंस कर रहे हो तो आप एक नीचे ट्रे में सैंड रख देते हो, ट्रे में सैंड रख देते हो ताकि कोई चीज यहाँ पे गिरे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो होते ही उसके बाद वो वहीं पे गिर जाए, वो रिबाउंड ना करे। वरना अगर मास डायरेक्ट आपके बेंच पे गिरेगा, मार्बल का बेंच बना हुआ है, तो इधर उधर बाउंस करेगा, किसी को जाके लग सकता है। साथ साथ आप ये कह सकते हो कि आप गॉगल्स पहन लो, ठीक है। गॉगल्स के अलावा कभी कभार एक ऑप्शन होता है कि आप स्क्रीन लगा लेते हो, ग्लास की ट्रांसपेरेंट स्क्रीन लगा लेते हो सामने, ताकि आप खुद प्रोटेक्टेड रहो, ठीक है। या फेस वाली शील्ड पहन सकते हो, वो जो कोविड में टेस्टिंग करते हुए लोग सारे पहन रहे होते हैं। सो ये सारी इंस्ट्रूमेंट है। फिर उसके बाद ग्लव्स पहन लो, कोई चीज हॉट हैंडल कर रहे हो तो आप ग्लव्स पहनो, टोंग्स यूज कर लो, ठीक है। और इस तरह के जो सिंपल सिंपल सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, ये वाली चीज है। अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है तो सेल को, जब यूज नहीं हो रहा सेल तो उसको स्विच ऑफ कर दो पावर सप्लाई को, ताकि वो हीट अप ना हो, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की सारी बातें। अच्छा, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट जिसका अब ये बात सबसे ज्यादा अप्लाई होती है कि इंस्ट्रूमेंट जो आप बता रहे हो, ये चीज नेचुरली अक्सर खुद हो जाती है। इफ यू आर गिविंग डिटेल्स इन द प्रोसीजर तो ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट की डिटेल में अगर आप चले जाओ, 2-3 स्टेप्स बता दो कि इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज होगा, तो आपकी वो एडिशनल डिटेल में काउंट हो जाता है पॉइंट, ठीक है। सो गो इनटू डिटेल इन योर प्रोसीजर, राइट? जस्ट डोंट राइट के यूज दिस टू मेजर दैट। अगर आप इस तरह कहोगे तो फिर आप डिटेल में नहीं जा रहे। इफ यू गो इनटू द डिटेल तो फिर आपको एडिशनल डिटेल के मार्क्स भी वहीं मिल जाएंगे। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में एरर्स या अनसर्टेनिटीज कैसे आ सकती हैं? एक्सपेरिमेंट में क्या प्रॉब्लम है? कोई ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर है, कोई जीरो एरर है, कोई पैरेलक्स एरर है, इस किस्म के जो एरर्स आते हैं उनको अवॉइड करने का क्या तरीका, कैसे एरर आ सकता है और उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, तो आपकी जो सिस्टमेटिक और रैंडम अनसर्टनिटीज होती हैं उनको अवॉइड करने का तरीका आपने बता दिया। उसके बाद एडिशनल वेरिएबल्स जो हैं उनको कैसे कांस्टेंट रख सकते हो, ये बात हमने वैसे ही प्रोसीजर में भी लिख दी, लेकिन चलो आपके एडिशनल प्रोसीजर में डिस्क्राइब हो जाती है, ठीक है बेटा। तो अब ये सारी बातें जो हम कोशिश करेंगे, देखो ये मैं प्रोसीजर के साथ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सारी बातें जनरली प्रोसीजर के अंदर ही आ रही होती हैं। सो इफ यू जस्ट डिस्क्राइबिंग द प्रोसीजर एंड यू गो इनटू एज मच डिटेल एज पॉसिबल, यू राइट अ लॉन्ग पैराग्राफ, यू विल कवर एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल, ठीक है। अब ये इनका नेचुरल ऑर्डर क्या होगा इन चीजों का, कोशिश करना कि एंड पे बनाओ। पहले जल्दी जल्दी सारी चीजों को आप जॉट डाउन करो, एक टेम्पलेट बना लो अपने पास के इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ये करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ये करना है, कंट्रोल वेरिएबल के लिए ये करना है, ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। ये प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब आपने अपने पास जल्दी जल्दी पेंसिल से जॉट डाउन कर लिया। नाउ व्हाट यू कैन डू इज लॉजिकल स्टेप्स में, ठीक है, पहले अपना जॉट डाउन योर थॉट्स ऑन अ रफ पीस ऑफ पेपर और सम ब्लैंक एरिया इन योर, और उसके बाद जब आप उसके बाद लॉजिकल सीक्वेंस में सारी चीजों को बताओ, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर वाला पैराग्राफ है इसको लॉजिकल सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पहला पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ है आपका, जो कि मैंने आपको डिफाइनिंग द प्रॉब्लम और एनालिसिस ऑफ डेटा वाला दिया है, वो तो बहुत सिंपल है, वो तो 3-3 4-4 लाइन है बस, ठीक है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल ये है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, कंट्रोल कांस्टेंट किसको रखना है, इस तरह डिफाइनिंग में प्रॉब्लम में कि ग्राफ किस चीज का बनाओगे, ग्राफ कैसा होगा तो रिलेशनशिप वैलिड होगा, और ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट को कैसे यूज करके अननोन वैल्यूज ढूंढ सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल थे, लेकिन प्रोसीजर में आपको ऑब्वियसली हैव टू राइट एन एक्सटेंडेड पैराग्राफ। तो लंबे पैराग्राफ के अंदर आप जो है वो थोड़ा सा लॉजिकल सीक्वेंस में मेंशन करो तो बेहतर होता है, ठीक है। तो 3 बातें जो है वो दोबारा से एक मेन रिमाइंडर के तौर पर मैंने लिख दी हैं। क्या मेजर करोगे, कैसे मेजर करोगे, क्या चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे, क्या कांस्टेंट रखोगे और कैसे उसे कांस्टेंट रखोगे। आ जाओ अब जरा कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं और ये सारी बातें वहां पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने देखा था पहले, हमने इसके अंदर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम भी किया था और हमने इसका मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस भी किया था। इसी का हम प्रोसीजर डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं आज वाले क्वेश्चन में, ठीक है। आओ पहले क्वेश्चन सुकून से पढ़ लो।
ये स्टूडेंट जो है वो बंजी जंपिंग का मॉडल बना रहा है। जस्ट रीड द क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू द बॉटम योरसेल्फ, फिर उसके बाद हम सारी बातें आगे जाके करते हैं। 1 मिनट देना मुझे, जस्ट गिव मी अ मिनट। राइट, 'Now you have already defined the problems, you know which one is the dependent variable, which one is the independent variable. You have also basically decided कि आप किस चीज़ का ग्राफ प्लॉट करोगे और उस ग्राफ के ऊपर क्या चीज़ें आएंगी। तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया है पहले से कि प्रोसीजर में मुझे क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कौन सी चीज़ों को मेजर करना है। दैट इज़ वाई हम ग्राफ प्लॉट करने वाली बात पहले ही कर देते हैं, ताकि हमें पता हो कि हम किस चीज़ की रीडिंग्स लेना चाहते हैं एक्चुअली। ठीक है, अब हो सकता है वो चीज़ें डायरेक्टली होके आ जाए, कभी कभार उन चीज़ों को इनडायरेक्टली मेजर करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो इस वाले प्रोसीजर के अंदर, इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने बताया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका के है। हमारा क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट हर इलास्टिक कॉर्ड का डिफरेंट होगा, और क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना होता है तो आपको डिफरेंट स्प्रिंग्स चाहिए होंगे। इस बात को सोच लो। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका एच है। एच क्या है? मैक्सिमम हाइट फॉलन बाय द मास। देखो बंजी जंपिंग जब होती है तो आपकी इलास्टिक कॉर्ड अभी तो अनस्ट्रेच्ड है। जब इलास्टिक कॉर्ड स्ट्रेच हो जाएगी और उसके साथ जो है वो मास अभी अटैच हुआ हुआ है, तो क्या बस यहाँ पे इलास्टिक कॉर्ड रुक जाएगी? नहीं, इलास्टिक कॉर्ड थोड़ी सी स्ट्रेच होती है और ये मास और नीचे जाता है, और फिर उसके बाद एकदम से ऊपर वापस रिकॉइल करता है। तो जो मास अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ रहा है वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए आएगा, फिर वापस ऊपर चला जाएगा। वो लोएस्ट पॉइंट हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो वो लोएस्ट पॉइंट जो तुम आइडेंटिफाई करना है वो तुम्हारी हाइट है फ्रॉम द टॉप, के मास कहाँ तक आपका कॉर्ड जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेच हो रहा है फिर वापस जा रहा है। ठीक है, तो आपका के जो है वो आपको जो है वो चेंज करना है, और आपका जो एच है ये आपकी मेन चीज है जो आपको मेजर करनी है। ये आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। बात समझ में आ रही है? के कैसे मेजर होता है? आपको पता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली के को मेजर कर सके। ट्रू, ऐसा ही है ना? हाइट तो हाँ आप डायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे, लेकिन क्या के डायरेक्टली मेजर हो सकता है? हर इलास्टिक कॉर्ड का डिफरेंट इलास्टिक कॉर्ड्स हैं, 5-6 इलास्टिक कॉर्ड्स हैं, क्या आप उनका अलग अलग के किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो? नहीं। सो के का आपको थोड़ा सा साइड एक्सपेरिमेंट बताना पड़ेगा कि भाई के कैसे, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कैसे आता है, उसका फॉर्मूला क्या है, और आप जल्दी से कैसे किसी भी चीज का स्प्रिंग कांस्टेंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी उसकी डिटेल में जाते हैं। अच्छा, हमने सारी इक्वेशन रीअरेंज की थी और हमने एंड में एक प्लान बना लिया था कि ग्राफ वाई एक्सिस का इस चीज पे बताना, ये चीज बनानी है वाई एक्सिस पे, ये आपको ऑलरेडी पता है। इसमें एल तो एक कांस्टेंट चीज है, सिर्फ एच ही था जिसकी हमें वैल्यू जो है वो मेजर करनी। 1/k का वाई एक्सिस पे ग्राफ बनाना है जिसमें से के हमें जो है वो मेजर करना है। रिलेशनशिप इज वैलिड, और ग्रेडियंट से जो है वो जी की वैल्यू कैसे आएगी ये हमने बता दी। मास जो था वो हमारा हमने कांस्टेंट रखना था। ठीक है, यही बात है। और हमने बता दिया था मास को आपने कांस्टेंट रखना है, मतलब आप जो डिफरेंट इलास्टिक कॉर्ड से मास अटैच करोगे वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, ये बात भी हमने पहले ही बता दी थी कि जिस पॉइंट से आप रिलीज करोगे मास को उस पॉइंट को भी कांस्टेंट रखना है। ये अब आप बात वैसे प्रोसीजर में भी लिख दो तो ज्यादा बेहतर है कि हर बार सेम हाइट से रिलीज करो अपने मास को। अगर डिफरेंट हाइट से रिलीज करोगे तो उसके पास डिफरेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो ज्यादा नीचे जाएगा। सो ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू डू दैट। ठीक है, अब जरा अपना प्रोसीजर जब हम बताना चाह रहे हैं तो उसको डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है इसको मैं प्रोसीजर कह देता हूँ। ठीक है, ओके। अब प्रोसीजर में आपका सबसे पहले क्या चीज है? सबसे पहली चीज क्या आती है बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे चेंज करना है और किसको कैसे उसे मेजर करना है। अभी आप सिर्फ अपने पॉइंट्स जॉट डाउन कर रहे हो, आप इसको लॉजिकल ऑर्डर में बाद में लिख लोगे। क्या चीज करनी है आपने?
के आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, के को कैसे वेरी करोगे, कैसे मेजर करोगे? आप बोलोगे यूज डिफरेंट कॉर्ड्स, इज दैट करेक्ट? यूज कॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। इस तरह आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने किस तरह चेंज करना है ये तो हमने बता दिया, लेकिन हर कॉर्ड का स्प्रिंग कांस्टेंट आपको कैसे पता चलेगा? बहुत ही बेसिक सी बात है, कैसे स्प्रिंग कांस्टेंट मेजर होता है? एफ अपॉन एक्स होता है ना। अब एक्स, इस क्वेश्चन के अंदर कोई वेरिएबल एक्स नहीं है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट एक्स इज और एफ क्या है। तो बेटा अब आपने एक्सपेरिमेंट के अंदर दो डायग्राम बनाने, एक डायग्राम तो वो जो मेन वाला जिसमें आप फॉलिंग मास दिखाओगे, लेकिन आप एक साइड छोटा सा एक अलग से एक्सपेरिमेंट बनाओगे कि मैं स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे मेजर कर रहा हूँ। स्प्रिंग कांस्टेंट में कैसे मेजर करूंगा? मैं अपने कॉर्ड के साथ अपना मास m जो है वो अटैच कर दूंगा, राइट। और अपना जब मास m अटैच करूंगा तो उसके बाद मैं देखूंगा मेरी अनस्ट्रेच लेंथ से लेके, पहले मैं कॉर्ड की अनस्ट्रेच लेंथ मेजर करूंगा। ओके, एक्सपेरिमेंट इस तरह कर लेते हैं, पूरी बात डिस्क्राइब करते हैं। ये मेरी कॉर्ड है, ये सारी 50 सेंटीमीटर्स की कॉर्ड्स थी, ठीक है। तो हमें उन्होंने बताया है क्वेश्चन के अंदर कि सारी जो कॉर्ड्स हैं वो 50 सेंटीमीटर्स की हैं, ये लिखी हुई है बात। ऑल द कॉर्ड्स आर ऑफ अनस्ट्रेच 50 सेंटीमीटर लेंथ। तो हमें वो मेजर नहीं करनी, बस एक दफा चेक कर ली, वो बाद में काफी है, उसको बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पर अपना मास हैंग करोगे, ये आपका मास m अटैच्ड है। आपको पता है कि इस पे जो फोर्स लगेगी वो mg होगी, राइट, फोर्स mg होगी। और उसकी जो भी एक्सटेंशन आई है, यहाँ पे इसको लेबल करके लिख दो बेशक, जो भी एक्सटेंशन आई है वो आपकी यहाँ पे x होगी। तो अब आपने बताना है कि k आप कैसे निकालोगे, mg अपॉन x से निकालोगे। जरूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्म में k को रीअरेंज करो, बट बेहतर ये होता है जिस चीज को फाइंड करो वो आपका जो है वो सब्जेक्ट बना हुआ, और आप बताओ, और आप इसमें बताओ कि भाई क्या हो रहा है। फाइंड k यूजिंग दिस फॉर्मूला वेयर m is mass attached to the cord and x is extension of the cord। ठीक है, तो आपने बता दिया कि आपका k जो है वो कैसे आएगा। अब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल से फारिग हो गए, आपको पता है कि आप हर डिफरेंट कॉर्ड के साथ ये काम करोगे पहले, बिफोर यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट विद इट, बिफोर यू ब्रिंग द मास अप एंड ड्रॉप इट फ्रॉम द टॉप, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। अब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जब काम हो गया, तो अब आपने बताना है कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कैसे चलोगे। सो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका था क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल था बेटा h, हाइट थी डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हुए अक्सर आपको अपना एक्सपेरिमेंट को थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ता है, अपनी आंखें बंद करके एक दफा इमेजिन करना पड़ता है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अपनी आंखें बंद करके एक दफा इमेजिन करना पड़ता है कि मैं क्या करूंगा, लाइक व्हाट एम आई गोइंग टू डू। सही है। तो भाई आप कुछ ऐसा नहीं करोगे कि अपने मास को ऊपर से ड्रॉप करोगे, मास को ड्रॉप करोगे, राइट, एंड द कॉर्ड विल रीच इट्स लाइक अनस्ट्रेच लेंथ फर्स्ट, फिर मास फर्दर उसको नीचे स्ट्रेच करेगा, मास नीचे से जाके एकदम से बाउंस अप करेगा, बाउंस अप बिकॉज द कॉर्ड इज ऑब्वियसली इलास्टिक, तो मास वापस एक तरह से रिकॉइल करेगा। तो वो जो लोएस्ट पॉइंट तक आया है मास, वो जो लोएस्ट पॉइंट तक आया है मास ड्रॉप करने की वजह से, वो पॉइंट, वो पोजीशन मुझे फिगर आउट करनी है। सो थोड़ा सा अपने लिए यहाँ पे रफ स्केच बना लो, दिस इज नॉट द मेन डायग्राम बट जस्ट थिंक अबाउट दिस। आपको, या आपकी कॉर्ड बिल्कुल फुली स्ट्रेच्ड पोजीशन में है, ये आपका मास है, तो ये आपकी कॉर्ड हो गई स्ट्रेच्ड पोजीशन में, फुली स्ट्रेच्ड है ड्रॉप करने के बाद जहां से आपने ड्रॉप किया। लेट सपोज यहां से आप ड्रॉप करते हो, इधर से ड्रॉप किया, ये आपका ड्रॉप पॉइंट है। आप बोलो पॉइंट ए से ड्रॉप करें, आप पॉइंट ए को यहाँ लेबल कर दो और बोलो सारी कॉर्ड्स को पॉइंट ए से ड्रॉप होना चाहिए, इस तरह लिख दो। ठीक है, खैर यहां से आपने ड्रॉप किया, ये लोएस्ट पॉइंट है। और आप इस लोएस्ट पॉइंट को कैसे फिगर आउट करोगे? ऑब्वियसली यू नीड अ मीटर रूल फॉर दिस। एम आई रॉन्ग? मीटर रूल चाहिए ना, उसके बगैर तो आप नहीं मेजर कर सकोगे, तो मीटर रूल बना दोगे।
अब अभी हम डायग्राम मेन नहीं बना रहे, बट ऑब्वियसली ये मीटर रूल ऐसे हवा में नहीं बनाओगे आप, यू नीड अ मीटर रूल बिसाइड्स इट। बट अब एक और प्रॉब्लम है टेप को। बेटा टेप देखो फ्लेक्सिबल सी होती है, टेप फ्लिमसी सी होती है, तो उसको आप या तो कहीं स्टिक करो या तो टेप को पीछे दीवार पे। और अगर आपको टेप, वरना टेप पकड़ के कैसे रखोगे, मीटर रूल स्टडी होता है। अच्छा अब मुझे ये बताओ बेटा कि लोएस्ट पॉइंट पे मास आएगा ऐसे करके नीचे आएगा और फिर फौरन ही वापस चला जाएगा ऊपर। तो मास आएगा और नीचे वापस ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे रुकेगा थोड़ी आपके लिए। तो व्हाट एल्स डू यू नीड इन ऑर्डर टू फिगर आउट कि लोएस्ट पोजीशन क्या है। अगर आप इसको अपनी नेकेड आई से करने की कोशिश करोगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ रैंडम अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन दैट। आपका ह्यूमन रिएक्शन जो है वो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। सो हम क्या कह सकते हैं कि हम स्लोमो कैमरा यहाँ पे यूज करें। अब सिर्फ ये नहीं लिख देना यूज अ स्लोमो कैमरा, आप बताओगे स्लोमो कैमरा से वीडियो बनेगी। वीडियो को आप प्लेबैक करोगे फ्रेम बाय फ्रेम और देखोगे कि जहां वो लोएस्ट पॉइंट पे आ रहा है मीटर रूल के, वो वाली रीडिंग नोट डाउन कर लोगे। राइट। तो अब हम बताएंगे कि हमारा इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ आपने क्या करना है। ठीक है, तो आप बताओगे ड्रॉप द मास। ठीक है, यूज अ वर्टिकल मीटर रूल। ठीक है, उसको आप बताओगे कैसे, बिसाइड द आई डोंट नो कॉर्ड एंड मास टू मेजर द लोएस्ट पॉइंट। अब आप बताओ यूज अ कैमरा टू मेक अ स्लो मोशन वीडियो, प्ले इट बैक and pause it at the lowest point। ठीक है, और आप बता दो टेक द रीडिंग, देन टेक द रीडिंग फ्रॉम द मीटर रूल। ठीक है, अब ये बात जाहिर सी बात है मैंने थोड़ी सी ज्यादा डबल डबल रिपीट हो गई, दो बातें मैं बुलेट्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप एक लॉजिकल सीक्वेंस में सारी बातों को लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। टेक द रीडिंग फ्रॉम द मीटर रूल। ये वीडियो के अंदर से आप रीडिंग ले रहे हो। ठीक हो गया, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की मेजरमेंट और वेरिएशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब कोई बात यहाँ पे रह गई, और क्या बातें हमें एक्सप्लेन करनी होती है। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बता दिया, और क्या चीज रह गई थी इस एक्सपेरिमेंट में जो मिसिंग है। अब आपने जाहिर सी बात है, एक सेंटेंस होता है जो हमेशा ही आप लिखते हो, एक जेनेरिक सी बात कि रिपीट विद। आप ये अभी आपने बताया तरीका कि आप एक रीडिंग किस तरह लोगे, यहाँ पे ये और ये एक रीडिंग लेने का आपने प्रोसीजर बता दिया। अब आप बताओगे रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट कॉर्ड्स, तो ये सेंटेंस टेक्निकली बाद में आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप बताओगे यूज द सेम मास एवरी टाइम। ठीक है, अब ऑल्दो ये बात आपने कर दी है, एक तरह से टेक्निकली ये बात आपने यहाँ पे कर दी है कि आप वो जो फॉलिंग मास है वो हमेशा सेम अटैच करोगे, आपने चेंज नहीं करना। तो एक तरह से वो बात हो चुकी है, दोबारा दोबारा करने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बता दोगे फिर भी चलो, यूज द सेम मास एवरी टाइम। ये आप क्या कर रहे हो, कॉन्स्टेंट्स वाली बात करो, यूज द सेम मास फॉर ईच रीडिंग। इसके बाद आप क्या बताओगे, ड्रॉप इट फ्रॉम द सेम हाइट। फॉर ईच रीडिंग। ठीक है, ये बातें आप कर लोगे। अब आपके पास और क्या रह गया, इज देयर एनीथिंग एल्स। क्या इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई एक और ऐसी चीज थी जो आपको बार बार और लेनी पड़े। मास की जो आपका ये जो इक्वेशन है, आपकी ये जो इक्वेशन है, कहाँ गया वो, हमने जो ग्राफ बनाया था, हमने ये ग्राफ बनाना था 1/k का
और इस चीज का ग्राफ बनाना था। एल की वैल्यू तो उन्होंने आपको 50 दी हुई, तो यू डोंट हैव टू फिगर इट आउट। एज की वैल्यू आप खुद मेजर करोगे। अब हम अभी जाते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह पे जाते हैं। 1/k भी आप फिगर आउट कर लोगे। इस इक्वेशन को देखो एक मिनट के लिए, इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई। इस क्वेश्चन में कोई और वेरिएबल है जो आपको नहीं पता, जो आपको खुद मेजर करने पड़ेंगे, जिसकी मेजरमेंट के बारे में हम बात करें। एच हो गया, जी तो 9, जी आपने जो है वो ग्रेडियंट से या इंटरसेप्ट से निकालना था, वो बात हम हो चुकी। ये 50 है, ये आप मेजर करने का बता चुके हो, ये आप मेजर करने का बता चुके हो। बात रह गई मास की। मास है तो कांस्टेंट, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कितना यूज कर रहे हो आप। सो आपको इवेंचुअली इसकी वैल्यू चाहिए। सो से भाई कि मास को मेजर कैसे करना है, जहां पे आपने लिखा मास को कांस्टेंट रखोगे, अब बताओ कि इसको बैलेंस से मेजर करोगे। ठीक है, एक ही दफा मेजर करना है, बार बार नहीं करना। मेजर इट वंस विद अ टॉप पेन बैलेंस लिख दो, टॉप पेन बैलेंस। ये आपकी मास की मेजरमेंट आ गई। ड्रॉप इट फ्रॉम द सेम हाइट, क्या इसके लिए भी आप कुछ कर सकते हो? सेम हाइट के लिए आप अपने मीटर रूल पे कोई वैल्यू मार्क कर लो, या डिसाइड कर लो कि मैं मीटर रूल के 0 से हमेशा ड्रॉप करूंगा, या मीटर रूल के 10 सेंटीमीटर से हमेशा ड्रॉप करूंगा। बट एक आप पॉइंट मार्क कर लो कि मैं हर दफा इसी जगह से। सो जस्ट मार्क अ पॉइंट इन द बैकग्राउंड और समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे कहीं पॉइंट मार्क कर लो अपने एक्चुअल लैब के अंदर के, जहां से मैंने हमेशा ड्रॉप करना है। ठीक है, अब आ जाती हैं बातें थोड़ी सी सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह के बारे में। कोई सेफ्टी प्रिकॉशन है? ये इलास्टिक कॉर्ड स्नैप कर सकती है, ये मांस नीचे जाके गिर सकता है, या ये ज्यादा स्ट्रेच हो जाए और ये जाके बेंच को हिट करे तो रिबाउंड करके किसी को लग सकता है। तो आप बता दो, नीचे आप सैंड की ट्रे रख लोगे, इस तरह कर सकते हो। अब ये प्रिकॉशंस वगैरह आपकी आ जाएंगे और एडिशनल डिटेल्स आ सकती हैं। ठीक है, तो आप क्या यूज कर सकते हो? सैंड से भरी हुई ट्रे रख सकते हो। और क्यों रख रहे हो पूरी बात बताओ। ठीक है, वेयर गॉगल्स। अगेन व्हाई आर यू यूजिंग गॉगल्स, प्लीज से। ये नहीं कि आप रैंडमली बोलो हाँ भी गॉगल्स पहन लें, हर जगह गॉगल्स की कोई जरूरत नहीं होती। तो क्यों गॉगल्स पहन रहे हैं? मास्क कहीं से किसी को लगना चाहे वो बात। ठीक है, और या आप थोड़ा सा दूर होके खड़े हो बेंच से, ये भी बोल सकते हैं। अच्छा जी, अब ये बात हो गई। इसके अलावा और क्या होता है? हमने कहा था कि सेंसिबल रेंज ऑफ रीडिंग्स का मेंशन करना होता है। सेंसिबल रेंज ऑफ रीडिंग्स के अंदर आप ये तो नहीं कहोगे कि मैं कितनी हाइट से ड्रॉप करूंगा या क्या, बिकॉज वो आपको लैब में जाकर ट्रायल करना होता है। बट आप ये एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखते, आप ये बताते हो कि भाई एक दफा ये एक पॉइंट है जो कि हमेशा रिपीट हो सकता है। दिस इज द पॉइंट दैट यू कैन बेसिकली राइट एनी टाइम। आप एक्चुअल पहली रीडिंग लेने से पहले एक सिर्फ ट्रायल रीडिंग ले लो। ठीक है, क्या? एक ट्रायल रीडिंग ले लो, मतलब एक्चुअल रीडिंग्स लेने से पहले वैसे ही आप मास्क के साथ और डिफरेंट कॉर्ड्स के साथ जरा मास्क को ड्रॉप करके देखो कि मुझे किस हाइट से ड्रॉप करना चाहिए, ताकि मास्क नीचे जाकर टेबल को तो नहीं लग रहा, क्या मेरी कॉर्ड स्नैप तो नहीं कर रही, या मेरा मास्क बहुत कम रिबाउंड तो नहीं कर रहा। इस तरह की चीजें आप करोगे। ठीक है, तो एक ट्रायल रीडिंग लेते हो और उससे आपको एक जनरल आइडिया भी हो जाता है कि मैंने कहाँ से ड्रॉप करना है, मास्क किस वैल्यू का यूज करना है। बहुत बड़ा मास्क अगर यूज कर रहे हो, लेट सपोज आपका मास्क जाके बेंच से लग रहा है नीचे, द मास्क एवरी टाइम यू ड्रॉप इट, इट गोज एंड हिट्स द बेंच। तो इस तरह तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हो सकता। आप क्या करोगे? आप बोलोगे अच्छा मैं थोड़ा सा स्मॉलर मास यूज करके देख लेता हूँ, राइट? या मैं अपनी ये जो ड्रॉप की हाइट है इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं इसको ज्यादा ऊपर से ड्रॉप नहीं करता, थोड़ा नीचे से ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, सो दोज आर थिंग्स यू कैन एडजस्ट। तो ट्रायल रीडिंग के बारे में आप ट्रायल रीडिंग के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं बेटा आपको पैराग्राफ की फॉर्म में ही लिखना है, लिखना पैराग्राफ की फॉर्म में। दिस इज आवर ब्रेन स्टॉर्मिंग, और ये ब्रेन स्टॉर्म आपने बहुत जल्दी जल्दी खुद से करना है, ताकि आप एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो तो उसको आप सही से लिख सको लॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, सो आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट लगाने हैं, 15 मिनट कह लो, इवन 20 मिनट कह लो, क्या कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए क्वेश्चन 1 की। 20 मिनट तो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, 20 मिनट आपने जब कर लिया, मैं कहता हूँ कि 1 आवर 15 मिनट्स का है, इसको 2 से डिवाइड करो। सर बट वॉन्ट द सैंड ट्रे प्रिवेंट मैक्स हाइट फ्रॉम रीचिंग, इट रीचेस द सैंड बिफोर रीचिंग। नहीं, सैंड ट्रे आप अपने बेंच पे रखोगे। सैंड ट्रे मनाल इज जस्ट इन केस इफ द मास क्या कहते हैं डिटैचेस फ्रॉम द कॉर्ड, और द कॉर्ड स्नैप्स, कॉर्ड ब्रेक हो जाती है और मास एकदम से नीचे गिर जाता है। इट्स अ सेफ्टी प्रिकॉशन। वो आप इसलिए यूज करो कि अगर वो नीचे जाके गिरे तो जाके किसी के मुंह पे ना लगे और वो सैंड में गिर के वहीं पे रुक जाए। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, अच्छा तो मैं कह रहा था कि यार देखो, इसको आप टाइम इस तरह करो, सोचो कि 20 मिनट है मेरे पास ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, एंड देन आपने 1-1.5 पेज लिखना है, उसके लिए आपको 10 मिनट और लगने चाहिए। सारी चीजें जो आपकी हैं, एनालिसिस ऑफ डेटा, प्रोसीजर मतलब मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, प्रिकॉशंस, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ये सब चीजें आप 20 मिनट मोर देन इनफ है। और आप फिर 10 मिनट में लिख लो, आपका आधे घंटे में क्वेश्चन हो जाएगा।
आई वुड से इसके लिए आप हाफ आवर रखो, ठीक है। वैसे आपके पास अगर 2 से आप डिवाइड कर लो तो आपके पास 75 मिनट्स हैं, डिवाइड बाय 2 करो तो टेक्निकली आपके पास 37.5 मिनट्स बनते हैं। बट आप इतना ज़्यादा मत लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन 2 में ज़रा ग्राफ्स वगैरह बनाने होते हैं तो उसको ज़रा स्लो स्लो करो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे आपने खुद लिखना है, आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं और बातें क्या कर रहा था, व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट, तो प्रिकॉशन के बारे में आपने सेफ्टी से रिलेटेड बात कर दी। अब ये नहीं कि आप सारी एडिशनल रीडिंग में सेफ्टी 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 करते रहो, ठीक है। ट्रायल रीडिंग के बारे में बात कर दी। फिर एक और बात होती है जो आप P3 के क्वेश्चन, P3 जो लोग देते थे उसके क्वेश्चन 2 में हमेशा एक बात करते थे। वो क्या करते थे कि आप एक रीडिंग को 2 दफा लें और उसको एवरेज आउट करें। मतलब कि आप एक रीडिंग कैसे ले रहे हैं, मास को यहां से ड्रॉप कर रहे हैं, मास नीचे आता है, अपने लोएस्ट पॉइंट तक स्ट्रेच करता है, और आप वीडियो बनाते हो और यहां से रीडिंग ले लेते हो कि क्या रीडिंग आई, है ना। अब आप इसी चीज को सेम कॉर्ड के साथ आपने दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है विद अ डिफरेंट कॉर्ड, राइट। बट डोंट डू दैट जस्ट इट। आप अभी के की वैल्यू और एच की वैल्यू अभी से टेबल में मत लिखो, अभी से ग्राफ में पॉइंट मत प्लॉट करो। रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट विद द सेम सेट ऑफ रीडिंग्स, डू दैट अगेन, और दोबारा से मेजर करो कि क्या आ रही है हाइट, ये जो हाइट आ रही है ये क्या आ रही है। एक दफा और, तो एक रीडिंग को 2 दफा लो और उसको एवरेज करो। जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत फर्क आएगा, थोड़ा बहुत फर्क आएगा। सो टेक ईच रीडिंग ट्वाइस, पूरी बात करनी है, इसको कैसे बोलना है, टेक ईच रीडिंग ऑफ एच फॉर सेम के ट्वाइस। ये मेरी बात समझ में आ रही है। एक के की वैल्यू के लिए एज को 2 दफा मेजर करो, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन बेसिकली राइट एवरी सिंगल टाइम इन एवरी सिंगल क्वेश्चन। तो ये आपका पक्का 1 मार्क है। ट्रायल रीडिंग वाली बात पक्का आपका 1 मार्क है। जस्ट टू गेट अ आइडिया ऑफ द रेंज ऑफ रीडिंग्स, यू डू अ ट्रायल experiment. Take take the reading of the dependent variable for the same value of independent variable twice and then average. क्यों कर रहे हो ये भी बताओ, to avoid या to reduce, avoid नहीं, to reduce random uncertainty या random errors, ठीक है। random uncertainty reduce कर रहे हो आप, ठीक है। अच्छा जी, और क्या बातें आप यहाँ पे लिख सकते हो। अभी तक हमने 3 बातें डिस्कस की। एक और मसले मसाइल, अब अगर आपने एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म करना शुरू करो, बहुत विजुलाइज करना शुरू करो, तो बहुत सारे मसले आ सकते हैं। ये मीटर रूल वर्टिकल इंश्योर करना है कि ये बिल्कुल वर्टिकल हो। इतनी लंबी चीज़ें हल्की टेढ़ी टेढ़ी सी हो सकती है, तो इसको वर्टिकल कैसे करते हैं। हमेशा आप लोग ओ लेवल्स एटीपी में और आईजीसीएसई एटीपी में भी एक बात पढ़ते थे, किसी भी चीज़ को वर्टिकल इंश्योर करना है तो उसके साथ सेट स्क्वायर रखो। सेट स्क्वायर से आप इंश्योर कर सकते हो, मतलब बेंच पे अगर ये सेट स्क्वायर रखा है तो उसका ये एंगल 90 डिग्री होता है। सो इफ द बेंच इज हॉरिजॉन्टल then this side is totally vertical। तो उसके साथ जब आप मीटर रूल एक दफा चेक कर लोगे कि पक्का वर्टिकल आ रहा है, या आप प्लम लाइन से चेक कर सकते हो। प्लम लाइन क्या होती है, इसके सामने एक थ्रेड आप हैंग करते हो, थ्रेड के आगे एक मेटल की बॉल लगी हुई होती है, उससे आप चेक कर सकते हो कि क्योंकि वो थ्रेड बिल्कुल वर्टिकल होता है, सो यू कैन चेक योर मीटर रूल अगेंस्ट इट वेदर इट्स परफेक्टली वर्टिकल और नॉट, ठीक है। मीटर रूल जो है वो आपने अभी डायग्राम बनाना है तो आपने बताना है कि भाई आपका जो मीटर रूल है वो अटैच होना चाहिए क्लैंप के साथ। आप उसको रैंडमली ऐसी हवा में नहीं बनाओगे, फ्लोट नहीं करोगे, ठीक है जी। और कोई बात यहाँ पे रह गई, और भी बातें हो सकती हैं, अभी तो मेरे जहन में सारी चीजें नहीं आ रही, बट आई विल नाउ जस्ट ओपन द मार्किंग स्कीम एंड गिव यू आइडियाज ऑफ व्हाट एल्स दे हैव स्टेटेड, ठीक है। एक बात वो ये कह रहे हैं कि अच्छा कांस्टेंट पॉइंट से ड्रॉप करें, ये बात हम लिख चुके हैं। उन्होंने इस बात को एडिशनल डिटेल में लिखा हुआ है कि जो आपका रूलर है ये रिटॉर्ट स्टैंड के साथ फिक्स्ड होना चाहिए। अब ये तो हम सोच रहे थे वैसे ही जरूरी है, सेंसिबल बनाना है इस चीज को, तो अब वैसे ही इसको रिटॉर्ट स्टैंड के साथ ही अटैच करो, ठीक है। लेकिन उन्होंने चलो एडिशनल डिटेल में डाला हुआ है, अब इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब डायग्राम में रिटॉर्ट स्टैंड बनाओगे मीटर रूल के साथ तो ऑटोमेटिकली इसका आपको मार्क मिल जाएगा, ठीक है। एक्सटेंशन मेजर करने का मेथड, अब देखो मेरी बात सुनो, आपने के का बताया था कि आप के कैसे मेजर करते हो, एफ अपॉन एक्स से, और एक्स होती है एक्सटेंशन। अब वो कह रहे हैं अगर आपने फर्दर 1 स्टेप फर्दर जाके आप ये भी बता दो कि एक्स कैसे मेजर होते हैं। एक्सटेंशन आती है अनस्ट्रेच लेंथ, और जो न्यू लेंथ आती है मास हैंग करने के बाद उसका डिफरेंस लेने के बाद एक्सटेंशन आती है, ये भी आप बता दो, उसका भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर ये बात आपने किसी तरह डायग्राम में डिपिक्ट की हुई है तो भी वो आपको उसके मार्क्स दे देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
सेफ्टी प्रिकॉशन लिखी हुई है कि मास्क अगर पर्सन को हिट कर सकता है उससे कैसे बच सकते हैं। सो स्क्रीन, गॉगल्स, सैंड ट्रे, ये बात आपने लिख दी। ठीक है, इन सब बातों के एक ही मार्क्स हैं सारी प्रिकॉशंस के, बिकॉज दे ऑल अचीव वन सिंगल थिंग, कि आपका जो बंदा है उसको जाके मास्क हिट ना करे। डिटेल्ड यूज ऑफ वीडियो कैमरा विद स्लो मोशन फ्रेम बाय फ्रेम, हमने क्लियरली इस बात को डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैमरा आपने कैसे यूज करना है। सो इसका हमें एडिशनल डिटेल का मार्क्स मिल गए। ठीक है, कॉर्ड ओबे हुक्स लॉ और मस्ट नॉट एक्सीड इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन था कि कॉर्ड हुक्स लॉ को ओबे करेगी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन था कि कॉर्ड हुक्स लॉ को ओबे करेगी। आई थिंक अगर नहीं भी लिखा हुआ था तो अब आपकी थ्योरी की नॉलेज आपके यहाँ पे काम आएगी। आप स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू यूज कर रहे हो। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू वैलिड ही तब तक होती है जब तक कॉर्ड हुक्स लॉ को ओबे कर रही होती है। अगर हुक्स लॉ एक्सीड क्या कहते हैं, अगर कॉर्ड जो है वो इलास्टिक लिमिट या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक्सीड कर जाए उसका स्ट्रेच, तो फिर ये k की वैल्यू अप्लाई ही नहीं होती। द k बेसिकली चेंजेस, राइट। यूज अ सेट स्क्वायर टू इंश्योर द रूलर इज वर्टिकल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। फॉर ईच कॉर्ड रिपीट एक्सपेरिमेंट एंड एवरेज द वैल्यू ऑफ h। ये बात भी हमने कर ली कि हर एक कॉर्ड के साथ 2 दफा h की रीडिंग लें, 2 दफा ड्रॉप करें और h की एवरेज लेकर टेबल में रखें, राइट। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स थे जो आप लिख सकते थे। इसमें प्रिकॉशंस भी आ गई, इसमें अनसर्टेनिटीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये भी आ गया, इसमें कोई एक अलग से भी कोई पॉइंट आ सकता है इन सब कैटेगरीज के अलावा। और इसमें और क्या था, डिटेल्ड यूज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट भी आ गया कि कैमरा को कैसे यूज करना है। ठीक है, एक एक्स की वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू को कैसे डिटेल में ढूंढना है, एक एडिशनल वेरिएबल जो आपने खुद इंट्रोड्यूस करवाया था। एक्स आपने खुद इंट्रोड्यूस करवाया था ना, कहीं भी मेंशन नहीं था। इसको कैसे मेजर करना है इसकी डिटेल आ गई। ठीक है, फिर ट्रायल एक्सपेरिमेंट भी लिखा हुआ है, डू अ ट्रायल एक्सपेरिमेंट टू लोकेट द अप्रोक्सीमेट पॉइंट ऑफ एच और टू प्रिवेंट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम हिटिंग द बेंच बिलो, राइट। तो ये सारी बातें डिस्कस हो गई। अब मैं सिर्फ आखिरी में तुम लोग को बताना चाहूंगा कि इस अरेंजमेंट का डायग्राम कैसे बना सकते हो। और देखो मैं डायग्राम कैसे बना, ड्राइंग इस बात में जरूरी नहीं कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो, कोई आप आर्टिस्ट होना जरूरी नहीं है ना, मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, बट बेसिक जो चीजें आपने बनानी है वो आप देखो किस तरह बना सकते हो। सो एक जो साइड पे डायग्राम मैंने बनाना था वो अलग से बनाना था कि मैं के की वैल्यू कैसे मेजर करूंगा। तो के की वैल्यू जब मैं मेजर करूंगा तो मैं बताऊंगा कि ये मेरा स्टैंड है। ठीक है, स्टैंड के ऊपर ये मेरा बोझ होता है और यहाँ से मैं अपनी इलास्टिक कॉर्ड को स्ट्रेच कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने अपना मास हैंग किया हुआ है। ठीक है, उसके साथ मैं अपना एक मीटर रूल बना लूंगा। एक मिनट को लेबलिंग एंड पे करना वरना फिर जगह नहीं बचती दूसरी चीज़ों की। एक और रिटॉर्ट स्टैंड बनाता हूँ। ये आपका बोझ होता है, ये आपका क्लैंप होता है, इसके अंदर आप अपना मीटर रूल बनाओ। ये हम अभी कौन सा एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम ये वो वाला एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, के की वैल्यू मेजर कर रहे थे। ठीक है, ये आप बता दो कि हाउ टू मेजर द वैल्यू ऑफ के। ये आपकी एक्सटेंशन जो है वो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू मेजर कर देना, इसको लेबल कर देना। ठीक है, और यहाँ पे बेशक फोर्स बना दो कि ये जो फोर्स है जो इस पर लग रही है वो एम जी है। ठीक है, अब वो जो मेन एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करते हैं। उसके अंदर भी आपको क्या करना है, रिटॉर्ट स्टैंड ही यूज करना है। अब जरा थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाते हैं चीज़ों को। ये रिटॉर्ट स्टैंड की बेस हो गई। ये आपकी जो है वो स्टैंड का आपका जो है यहाँ पे बोज आता है जिससे आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। ये आपका क्लैंप होता है। ठीक है, यहाँ से आपकी कॉर्ड जो है वो स्ट्रेच्ड होगी। अब आपकी मर्जी है, आप स्ट्रेच्ड पोजीशन में उसे दिखाओ या अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में दिखाओ, इट्स टोटली अप टू यू। ये आपका मास हो गया। ठीक है, अब इसके सामने आप बनाओ क्या चीज़, दूसरा स्टैंड। दूसरा स्टैंड क्यों बना रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं अपने मीटर रूल को वहां से सस्पेंड करूंगा। आपको पता है कि आप मीटर रूल हवा में नहीं बना सकते। उसके बाद आपका मीटर रूल यहाँ पे आ जाएगा। तो सही है, इसको आपने क्लैंप में दिखा दिया, ये काफ़ी है। ये आपका मीटर रूल हो गया।
अब आप इसको मेंशन कर दो कि ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ से मैं अपने मास को ड्रॉप कर रहा हूँ, इस जगह से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। आप साइड पे कैमरा बना के दिखा दो, ठीक है। कैमरा ऑब्वियसली सामने होगा, बट अब हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि बस ये हमारा कैमरा है। तो कैमरा इस तरफ बना देते हैं। वाई एम आई ड्रॉइंग द कैमरा ओवर हेयर, ताकि मास नजर आए और उसके बैक एंड पे मुझे मीटर रूल नजर आए। टेक्निकली तो जिस पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं यहाँ पे होना चाहिए कैमरा, तो हम कैमरा बना देते हैं। कैमरा कैसे बनाते हैं भाई, वीडियो कैमरा कैसे बनाते हैं? ऑब्वियसली यू कैन ड्रॉ फोन एज वेल, ठीक है। ये आपका कैमरा हो गया, ये मीटर रूल हो गया। बो स्टैंड और क्लैंप को आपको लेबल करने की जरूरत नहीं है, एवरीवन नोज व्हाट इट लुक्स लाइक, ठीक है। ये आपका मास हो गया, ये आपकी कॉर्ड हो गई। अब आप बता दो कि यहाँ से आप ड्रॉप कर रहे हो, ये आपका ड्रॉप पॉइंट है, ठीक है। और ये आपका लेट सपोज लोएस्ट पॉइंट है। एवरीथिंग इज देयर नाउ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर, और इसमें कोई बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बन रहा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर। मेरे नहीं ख्याल है कि कुछ बच गया। क्लियर हो गया? सो उसके बाद जो है वो अब आप सारा लॉजिकली इसको लिख दोगे, ठीक है। मैं आप लोगों से कोशिश ये करूंगा अगली क्लास में आप लोगों से लिखवाऊं और आपके आंसर्स थोड़े से चेक करने की कोशिश करूं, ठीक है। बट अब आपके पास इस वाले क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स आ गए, क्योंकि हमने पहले दिन इसका डिफाइनिंग द प्रॉब्लम किया था, फिर दूसरे दिन इसका क्या कहते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा किया था, वो भी आ गया, और अब प्रोसीजर वगैरह भी हमने सारा विद प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग लिख लिया। अब आप इसको एक कोहेरेंट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो और अपनी स्पीड पे फोकस करो कि मैं कैसे 10 मिनट के अंदर, नाउ आई हैव एवरीथिंग, आई जस्ट नीड टू सीक्वेंस एवरीथिंग टुगेदर लॉजिकली इन पैराग्राफ्स विद इन 10 मिनट्स। तो आपके थोड़े से राइटिंग स्किल्स भी मैटर करेंगे, ठीक है। अच्छा, आओ जरा अब एक क्वेश्चन और देख लें, फिर उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। सो लेट्स टेक ए लुक एट अनदर एग्जांपल, जहाँ पे हम दोबारा क्वेश्चन 1 के ऊपर कुछ वर्किंग ऑलरेडी कर चुके हैं और फर्दर वर्किंग बाद में करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा है। पहले क्वेश्चन खुद ही रीड कर लो, आई गेस आई विल जस्ट लेट यू रीड इट योरसेल्फ। खुद ही आप सुकून से रीड कर लो। वी हैव बीन थ्रू दिस क्वेश्चन बिफोर। तो आपको समझ में आ गया कि इस इक्वेशन में क्या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपका m और v है जो आपको पता है, और आप ऑलरेडी इस पर वर्किंग कर चुके हो। आपने बताया हुआ है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल m है। m किस चीज़ का मास था? m किस चीज़ का मास था? मास ऑफ द व्हीकल था या मास ऑफ द बॉल था? इट्स मास m, व्हीकल एंड इट्स मास m। सो ये व्हीकल का मास है, ठीक है, व्हीकल का मास है। सो एवरी टाइम you need to use a different vehicle or you need to have an
व्हीकल जिसके अंदर एम्प्टी ट्रॉली वाली जगह हो जिसके अंदर आप डिफरेंट मासेस डाल सको. सो यू नीड डिफरेंट मासेस ऑफ द व्हीकल. व्हीकल की स्पीड जाहिर सी बात है उसके मास पे डिपेंड करेगी जब उस पर आके बॉल हिट करेगी. इसका मतलब बस यही दो चीजें चेंज होनी चाहिए, बाकी सब चीजें सेम रहनी चाहिए. तो जिस स्प्रिंग को आप क्या कहते हैं कंप्रेस करोगे जिससे आपने बॉल को लॉन्च करना है, उस स्प्रिंग को बाय द सेम अमाउंट आपने कंप्रेस करना है हर बार. इसका कोई वेरिएबल है यहाँ पे? यस, एक्स है. एक्स इज द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, सो विल कीप एक्स कांस्टेंट. ठीक है. आपको बॉल का मास कांस्टेंट रखना है बी. बॉल हमेशा सेम वाली यूज होगी. स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो आपको सेम रखना है. जिस जो स्प्रिंग आप यूज करोगे हर बार सेम यूज करोगे. ये बातें हम सारी डिस्कस कर चुके हैं. अब हमें ये भी पता है कि हमने ग्राफ किस चीज का बनाना है. 1/v² वर्सेस m का ग्राफ बनाना है. और ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा. और उसके बाद ग्राफ का जो ग्राफ से k की वैल्यू आप जो है वो फिगर आउट करोगे. सो आपको k बताना नहीं है कि कैसे निकालना है. आपको k की वैल्यू नहीं निकालनी. स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो आपने ग्रेडियंट से डिटरमिन करके बताना है. ठीक है. या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट को आप इंटरसेप्ट से डिटरमिन करके बताओगे. बी जो है वो आपको पता होना चाहिए. बी इज नॉट समथिंग दैट दे हैव आस्क्ड फॉर. सो बॉल का मास आपको मेजर करना है, वो एक अलग से आपको मेजरमेंट बतानी पड़ेगी. अब इसका प्रोसीजर यहाँ पे कोशिश करके डिस्क्राइब करते हैं. तो एक पेज में ऐड कर लेता हूँ. I'm just gonna add a page over here. एक ब्लैंक पेज ऐड कर लेते हैं ताकि यहाँ पे सारी चीजें डिस्क्राइब कर सकें. एक मिनट रुको, just give me a second. ओके. तो यहाँ पे हम अपना प्रोसीजर बताते हैं. ठीक है. हमने प्रोसीजर इज बेसिकली मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन प्लस योर एडिशनल डिटेल्स. सो क्या हमें करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है बता दो. सबसे पहले हम किस चीज को एड्रेस करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एड्रेस करना होता है. आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको सबसे पहले एड्रेस करना है. तो उसे बताओ कैसे एड्रेस करोगे. व्हाट डू यू नीड टू डू विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल था आपका मास. अब आप मास को कैसे वेरी करोगे? मैंने आपको दो ऑप्शन दिए. या तो आप, और मास को वेरी कैसे करोगे, मेजर कैसे करोगे, दोनों बातें बताओ. मेजर तो टॉप पेन बैलेंस से मेजर करोगे. सो बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट पुट योर कार, the toy car, the vehicle on a top end balance and measure its mass. Simple. But how will you vary the mass? या तो आपके पास एक ट्रॉली है जिसके अंदर खाली जगह है और उसके अंदर आप मासेस ऐड करते जाओगे. 20 ग्राम का, 40 ग्राम का, 60 ग्राम का, इस तरह मास ऐड करते जाओगे हर एक्सपेरिमेंट. या फिर आप डिफरेंट ट्रॉली यूज करोगे. ऑब्वियसली द फर्स्ट वन इज मोर प्रैक्टिकल एंड ईजियर. ठीक है. तो आप ये कर सकते हो कि यूज प्लेस स्लॉटेड मासेस. प्लेस भी नहीं लिखो, टेप लिख दो, क्योंकि मासेस जो हम ऊपर नीचे जंप कर सकते हैं. टेप स्लॉटेड मासेस ऑन टॉप ऑफ द टॉय व्हीकल. ठीक है. ऑन टॉप ऑफ द टॉय व्हीकल. और आप जो है वो उसको बार बार चेंज करोगे. कैसे? मोर मासेस कैन बी एडेड. ग्रेजुअली मास इंक्रीज करते रहोगे फॉर डिफरेंट रीडिंग्स. तो आपने बता दिया कि आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज करोगे. ये आपका मास m के बारे में आ गया. इसको फर्दर आगे लेके चलो और ये बताओ कि इसको आप मेजर कैसे करोगे. प्लेस द vehicle with taped masses on a top pan balance to measure the mass. और कोई इसमें बात रह गई है? बस यही था ना. अब आप मुझे फर्दर आगे बता सकते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाद हमें किस चीज़ को एड्रेस करना होता है. दूसरी बात क्या थी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाद किस चीज़ को एड्रेस करते हैं? यस.
यू आर डन विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट? उसके जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे, मास चेंज करेंगे, तो आगे क्या चीज चेंज होगी? इसको आपने डिस्कस कर लिया। इसके बाद क्या आएगा बच्चों? डिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपकी स्पीड ऑफ द व्हीकल है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। स्पीड आप डायरेक्टली कैसे मेजर कर सकते हो? स्पीड आप डायरेक्टली कैसे मेजर कर सकते हो? नहीं मेजर कर सकते। यू डोंट गेट द स्पीड डायरेक्टली, सो व्हाट डू यू डू देन? क्या करते हो फिर आप? और आप एक्चुअल उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड तो निकाल भी नहीं सकते ना, ये तो इनिशियल स्पीड है उसकी। जैसे ही ट्रॉली को हिट करेगा, ट्रॉली को हिट करेगा, तो उसकी इनिशियल स्पीड आपने निकालनी है। अब इट्स वेरी हार्ड टू डू दैट, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम उसकी बस एवरेज स्पीड ही निकाल सकते हैं ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा स्पीड के लिए? डिस्टेंस अपॉन टाइम ही यूज करना पड़ेगा, एंड वी हैव नो ऑप्शन, वी हैव टू यूज द एवरेज स्पीड फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे? स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी? स्पीड इज कैलकुलेटेड विद डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम। लेकिन अब बात यह है कि टाइम कैसे आएगा और डिस्टेंस कैसे आएगा? अब आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, आप जरा सोचो, ये आपकी ट्रॉली है, ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगी। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगी, तो आपको डिस्टेंस जो चाहिए होगा वो आप यहाँ से यहाँ टेप मेजर से मेजर कर लोगे। अब आपको लेना पड़ेगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट। क्या करना पड़ेगा आपको? इसका स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और एक आपने डिसाइड करना है उसका एंडिंग पॉइंट, ये वाला। तो यहां से लेके यहां तक आप अपना डायग्राम पे डिस्टेंस मार्क करके दिखाओगे। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे कोई टेप शेप लगा दोगे, इस तरह की आप यहाँ पे कोई टेप लगा दोगे, कुछ ऐसा लगा दोगे जो आप बताओगे कि जैसे ही इस टेप को क्रॉस करेगी तो मैं क्या करूंगा? अपनी स्टॉप वॉच को स्टॉप करूंगा। तो जैसे ही बॉल आके हिट करेगी कार को, मुझे स्टॉप वॉच प्रेस करनी पड़ेगी स्टार्ट, और फिर उसके बाद जहां से वो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करेगी, मैंने अपनी मर्जी का कांस्टेंट डिस्टेंस डिसाइड कर लिया, और जहां से वो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करेगी वहां से मैं क्या कर लूंगा? स्टॉप वॉच को स्टॉप करूंगा। अब ये सही है, आपने डिस्क्राइब कर दिया। अब इसके अंदर मसला क्या है? इस एक्सपेरिमेंट में आप मैनुअली कर रहे हो, सो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ रैंडम एरर्स इन्वॉल्व विद दिस। और इसके लिए फिर आप इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे? आप बता दोगे एडिशनल डिटेल में कि रिपीट द एक्सपेरिमेंट like for each value of m, for each mass, calculate two different values of v। मतलब आप दो दफा टाइम मेजर करो और उससे दो दफा v निकालो d अपॉन t से, ताकि आप जो है वो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सको। राइट, तो आप ये बता सकते हो। एक ऑप्शन तो ये है, एक और ऑप्शन क्या है? एक और ऑप्शन आपके पास क्या है? व्हाट इज द अदर ऑप्शन दैट यू हैव? आप एक चीज यूज करते हो, लाइट गेट्स। आर यू अवेयर के लाइट गेट्स क्या होते हैं? मनाल, यू नो व्हाट दे आर? अमान, आपको पता है क्या होते हैं लाइट गेट्स? सो मोशन सेंसर तो डिफरेंट चीज है। लाइट गेट्स जो है वो सिंपली टाइमर को अपना सिग्नल भेजते हैं। सो अनदर ऑप्शन दैट यू हैव इज द यूज ऑफ लाइट गेट्स। तो आप एक लाइट गेट यहाँ पे अटैच कर दोगे, इस तरह का गेट यहाँ पे अटैच कर दोगे, एक गेट आप यहाँ पे अटैच कर दोगे। लाइट गेट्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं टू द टाइमर। सो आप बता दोगे दोनों लाइट गेट एक ही टाइमर से अटैच्ड होंगे। ये आपका टाइमर है। जब मेरी ट्रॉली मूव करना शुरू करेगी, अच्छा मैं डिस्टेंस कैसे मेजर करूंगा? दोनों लाइट गेट्स के बीच में मेजरिंग टेप से डिस्टेंस मेजर कर लूंगा। जब मेरी ट्रॉली मूव करना शुरू करेगी और वो पहले कार्ड को पहली लाइट गेट से जैसे ही गुजरेगी, तो टाइमर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरे लाइट गेट से जब गुजरेगी तो टाइमर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। अब मेरा जो रीडिंग आई है उसमें एरर्स बहुत कम है, उसमें अनसर्टेनिटी बहुत कम है। एंड अगेन आई एम यूजिंग द सेम फॉर्मूला। ये बात तो अभी तक मैंने चेंज नहीं की, बट मैंने मेजरमेंट ऑफ टाइम। बेटा ये क्वेश्चन आपने गौर से नहीं पढ़ा, इसका मतलब पीछे से एक बॉल आके कार को हिट करेगी, कार बॉल कार में एम्बेड हो जाएगी और फिर कार मूव करना शुरू करेगी। और वो बॉल जो है वो हमने लॉन्च करनी है एक स्प्रिंग की मदद से, वो भी अभी हमने बना के दिखाना है। जब मैं पहले क्वेश्चन करवा रहा था तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का बना के भी दिखाया था कि स्प्रिंग बनाएंगे, वहां से स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, फिर उसको रिलीज करेंगे, बॉल ऐसे जाके लॉन्च होगी। और जितना आप कंप्रेस करेंगे हर बार स्प्रिंग को, वो सेम रखना है, वो एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग है।
ठीक है, तो भाई ये वाला काम जो है वो आपने बता देना है, लाइट गेट्स का बता देना है। सो अब प्रोसीजर जो है वो मैं वर्बली बोल रहा हूँ, लेकिन आप इसको अपनी डिटेल में लिख सकते हो। तो मैंने क्या बताया कि या तो मेजरिंग टेप से डिस्टेंस मेजर करें, मेजरिंग टेप तो इन एनी केस आपने यूज करनी है दोनों लाइट गेट्स के बीच में, या फिर आप टेप लगा दें स्टार्टिंग और इनिशियल पोजीशन पर टेप लगा दें, और जब वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को क्रॉस करे कार, तो आपने स्टार्ट और स्टॉप करना है अपने स्टॉप वॉच को। स्टॉप वॉच इज ऑब्वियसली लेस एक्यूरेट, सो यू रिपीट द एक्सपेरिमेंट। विद लाइट गेट्स यू कैन टेक द रीडिंग जस्ट वंस, ठीक है। बट डिटेल यूज ऑफ लाइट गेट बताओगे या डिटेल यूज ऑफ स्टॉप वॉच बताओगे तो आपको एडिशनल डिटेल के भी एटलीस्ट 2 मार्क्स तो और मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने ये भी बताना था कि आप एक्स का क्या करेंगे। चलो वी का हो गया, या तो आप विद स्टॉप वॉच करोगे, मैंने बता दिया टाइम को, टाइम का ही मसला था ना, टाइम टी, या तो आपके पास ऑप्शन है स्टॉप वॉच वाला, डिटेल आपको मैंने बता दी क्या आप बताओगे, या फिर लाइट गेट्स विद टाइमर। ठीक हो गया। अच्छा, अब तीसरी चीज थी एक्स। एक्स वॉज समथिंग दैट यू वर सपोज टू कीप कॉन्स्टेंट, और उसको कांस्टेंट कैसे रखना है अब उसके बारे में हमने बात करनी है। तो एक्स को कांस्टेंट रखना है, कैसे रखना है, कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग आपने कांस्टेंट रखनी है, कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग जो एक्स है उसको आपने रखना है कांस्टेंट। अब आप डायग्राम बना के दिखा दोगे साइड पे कि होगा क्या। ये आपकी दीवार है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग के साथ आपकी बॉल अटैच्ड है, ठीक है, और आपने क्या करना है कि इस स्प्रिंग को करना है कंप्रेस, आपने स्प्रिंग को कंप्रेस करना है। तो व्हाट यू नीड इज अ मीटर रूल और अ कैलिपर और समथिंग लाइक दैट beside it, या आपको मीटर रूल जो है यहाँ पे यूज करना है। आप अपने स्प्रिंग को करोगे क्या, कंप्रेस। तो आप बताओगे कि यहाँ से यहाँ तक जब आप अपने बॉल को पीछे पुश करोगे, बॉल को रिलीज करने से पहले जब इसे ऐसे पुश करोगे इस डायरेक्शन में बॉल को, तो ये जो वैल्यू ऑफ एक्स है इसको आपने रखना है कांस्टेंट। अब आपने बता दिया कि कैसे मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, किस तरह मैं बॉल को लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप बताओगे push the ball into the spring to compress it, ठीक है, use a meter rule to measure x, और जो कंप्रेशन है वो हर बार हमने सेम रखनी है, बाकी डिटेल डायग्राम के अंदर एडेड है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, रिलीज द बॉल, रिलीज द बॉल so it is launched towards the व्हीकल। अब एक इसमें प्रॉब्लम है कि जब बॉल आप यहाँ से लॉन्च करोगे, पीछे से जब बॉल आ रही होगी तो बॉल इस जगह पे आके हिट करे, इसके अंदर एम्बेड हो जाए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जिस हाइट पे आपका स्प्रिंग रखा हुआ है, जो स्प्रिंग जिस हाइट पे और बॉल जिस हाइट पे है, उसकी ये जो व्हीकल की स्लॉट है उसकी हाइट बिल्कुल जो है उससे लेवल होनी चाहिए। अब ये एडिशनल डिटेल है, लेकिन इट मेक सेंस टू मेंशन इट हियर, राइट। एडिशनल डिटेल ही है, लेकिन यहाँ पे ही मेंशन करोगे ना, इसकी जब एक्स की बात हो रही है तो साथ साथ ही वो बात भी कर दोगे, एडिशनल डिटेल के मार्क्स मिल जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, एक बात हमने की, ये बात की, ये बात क्या बोलो, हाइट ऑफ, या फिर आप लिखो स्प्रिंग एंड बॉल मस्ट बी हॉरिजॉन्टली लेवल विद द व्हीकल, स्प्रिंग एंड बॉल must be horizontally level with vehicle, ठीक है। तो आपने काफी सारी यहाँ पे बात कर दी, आपने बता दिया कि आपने ऑलमोस्ट सारी बातें ही यहाँ पे कवर हो गई हैं, लेकिन अब एडिशनल डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। अगेन क्योंकि बॉल है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो आप गॉगल्स यूज कर लो, सेफ्टी स्क्रीन यूज कर लो ताकि बॉल आपकी आंखों में आके ना लग जाए, ठीक है। एड मास टू द व्हीकल टू चेंज एम, वी हैव ऑलरेडी मेंशनड इट, ये वाली बात जो है वो आप
कर चुके हो ऑलरेडी, तो आपने मेन बात उसमें अपने प्रोसीजर में लिखी, लेकिन एडिशनल डिटेल के मार्क्स मिल गए। रिपीट द एक्सपेरिमेंट ऑफ ईच एम विद एवरेज वैल्यू ऑफ वी, ये बात भी मैंने कर दी। मैंने कहा था कि अगर आप स्टॉप वॉच से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो रादर देन विद लाइट गेट्स, तो इसके अंदर आप क्या करोगे कि स्टॉप वॉच से 2 दफा रीडिंग लोगे, 2 दफा रीडिंग लोगे, 2 वैल्यूज ऑफ अलग अलग टी आएंगी, अलग अलग टी आएगा तो अलग अलग वी की वैल्यू आएंगी, तो हर एम के लिए 2 दफा स्पीड निकालो और 2 दफा स्पीड निकाल के उसको एवरेज करो टू रिड्यूस रैंडम अनसर्टेनिटी। ठीक है, यूज ऑफ अ रूलर टू मेजर एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस फॉर द टाइम टेकन इन स्टॉप वॉच और लाइट गेट्स मेथड। सो स्टॉप वॉच या लाइट गेट मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन करने का एक और मार्क। ठीक है, मेथड टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ द व्हीकल, डिस्टेंस ओवर टाइम, इस बात को लिखने का एडिशनल मार्क, ये भी बता चुके। मेथड टू रिलीज द बॉल विद गाइड और सपोर्ट, हाँ ये बात हमने मेंशन नहीं की। भाई इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बॉल जब यहाँ से रिलीज करोगे, आप बॉल यहाँ से रिलीज करो, बॉल तो ऐसे नीचे गिर जाएगी, ऐसा हो सकता है ना। तो मतलब बॉल हॉरिजॉन्टल तो नहीं फॉरन फॉरन ट्रैवल करेगी, इसका निशाना लेना बहुत मुश्किल है। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप गाइड यूज कर लें। गाइड ऐसे हो सकती है कि आप एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब या एक ट्रांसपेरेंट पाइप टाइप यूज कर सकते हो, ताकि बॉल अलोंग द पाइप ट्रैवल करके जाके व्हीकल को हिट करे। दिस कुड बी डन, राइट। तो ये बात हमने नहीं लिखी, और जाहिर सी बात है सोचना भी थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये रियलिस्टिकली ऐसा होना चाहिए। बिकॉज आप बॉल को लॉन्च कर रहे हो टूवर्ड्स द व्हीकल और वो इधर उधर चली जाए तो कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा। रिलीज द बॉल क्लोज टू द व्हीकल, अच्छा ये बात उन्होंने की, वो बात इसीलिए कर रहे हैं, इस बात का मार्क्स आपको इसीलिए मिलेगा ताकि बॉल जो है एक्चुअली व्हीकल के स्लॉट में जाके इम्बेड हो जाए, इधर उधर ना चली जाए, तो करीब से करें लॉन्च। डिटेल ऑन डिटर्मिनिंग एक्स, एक्स को कैसे डिटर्मिन करना है उसके बारे में हमने डायग्राम बना दिया, अलग से पूरा इसको एक्सप्लेन किया, राइट। इस डायग्राम को उठा के यहाँ बना देना, इस साइड पे ये और इस साइड पे ये बना होगा, ये साथ साथ बनेगा होगा बिल्कुल। एक्स को कैसे डिटरमिन करना है ये बात हमने यहाँ पे बता दी। ठीक है, उसके बाद मेथड टू इंश्योर स्पीड कांस्टेंट अलोंग द ट्रैक, फ्रिक्शन कंपेंस ट्रैक और यूज ऑफ एयर ट्रैक। स्पीड कांस्टेंट रह नहीं सकती टेक्निकली, वो जाहिर सी बात है कम होगी। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं वो फ्रिक्शन जो है वो क्या कहते हैं उसको आप कम से कम रखें। अच्छा, रिलेशनशिप इज वैलिड इफ अ स्ट्रेट लाइन इज प्रोड्यूस्ड विद अ y इंटरसेप्ट b अपॉन kx स्क्वायर। तो बेसिकली आप जब y इंटरसेप्ट की एक्सप्रेशन दे दोगे, ऑल्दो आपने सिर्फ ये बताना होता है कि रिलेशनशिप वैलिड कब होगा, ये हमने यहाँ पे बताया है। रिलेशनशिप वैलिड कब होगा, इस चीज का ग्राफ प्लॉट करेंगे, रिलेशनशिप वैलिड होगा जब स्ट्रेट लाइन बनेगी, और आप के की वैल्यू कैसे डिटरमिन कर सकते हैं वाई इंटरसेप्ट से या इससे। लेकिन आप ये भी बता सकते हो कि जो ग्राफ का इंटरसेप्ट होगा वो कहाँ से गुजरेगा, इसको बताने के भी आपको एडिशनल मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने प्रोसीजर और ये कवर किया है, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास से मैं कोशिश करूंगा हम जो है वो आधे आधे घंटे के 3 जो है वो कंप्लीट पेपर क्वेश्चन वंस करें। ठीक है, और डिफरेंट एग्जांपल्स में निकाल के रखूंगा ताकि हम जो है वो शुरू से एंड तक पूरा क्वेश्चन जो है वो कर सकें। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास, फिर हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो रैप अप हो जाएगा। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज।